हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है डीएनए माइक्रो अरे। ऑलरेडी मैं डीएनए माइक्रो अरे के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने डीएनए माइक्रो अरे को इंग्लिश में समझाया था। तो अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो मैं उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक एंड में दे दूंगा ऊपर और वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ब्रीफली समझा देना चाहता हूं कि आखिर ये डीएनए माइक्रो एरे के टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें डील करने वाले हैं और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बताया है कि डीएनए माइक्रो एरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद डीएनए माइक्रो एरे की वर्किंग के बारे में बात की है, उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड बात की है, कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस लेकर के आया हूँ और इसके अलावा हमने कुछ PYQs को भी इस लेक्चर के अंदर डाला है ताकि हम आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सकें कि किस तरीके के टॉपिक्स यहाँ से, किस तरीके के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो CSIR और ICMR, DBT, गेट सब में पूछा जाता है क्योंकि टेक्निक्स का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन ये है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं डीएनए माइक्रो एरे के बारे में। सबसे पहले तो एक चीज़ समझने की कोशिश करनी है कि एक बेसिक आइडिया हमें ये पता होना चाहिए। जब भी हम डीएनए माइक्रो एरे के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बेसिक आइडिया ये पता होना चाहिए कि जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी सेल्स हैं, अगर एक ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो ऑल द सेल्स, जितने भी सेल्स हैं वो सभी के सभी आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। जैसे कि अगर ये मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल है और इस इंडिविजुअल की ये आईज है, यहाँ पे ये नाक है, या मान लीजिए यहाँ ये इसका मुंह है और इसके हाथ पैर हैं। जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स टिश्यू से बने हुए हैं, टिश्यू सेल से बने हुए हैं। हर एक सेल के अंदर जो भी ये बॉडी है, इसके हर एक सेल के अंदर जो डीएनए मटेरियल पाया जा रहा है वो सेम टू सेम पाया जा रहा है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो यही कह रहा है। अच्छा, तो ऐसा क्यों है कि कुछ सेल्स जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं, कुछ दूसरे सेल्स जो हैं वो किसी और टाइप का प्रोटीन बनाते हैं या उनका फंक्शन कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हार्ट के अंदर के हार्ट में पाए जाने वाले सेल्स की बात करें तो वो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिससे कि ब्लड की पंपिंग हो रही है। या अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स ऐसे सेल्स हैं जो कि नर्व ट्रांसमिशन कर रहे हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। बाकी कुछ एपिथेलियल सेल्स भी हैं, कुछ और भी टाइप के सेल्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके के सेल्स हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इन सभी के फंक्शंस अलग अलग हैं। अगर मैं कह रहा हूँ इन सभी का डीएनए मटेरियल सेम है तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके फंक्शनैलिटी जो है वो अलग है या फंक्शंस इनके अलग अलग हैं। तो इस पॉइंट को समझिए। सेम जीन्स आर नॉट एक्टिव इन एवरी सेल। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही जीन या एक ही तरीके के जीन सभी सेल्स के अंदर एक्टिव हों। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए एक जीन A है, ये किसी एक सेल में, सेल नंबर 1 में, या मान लीजिए कि हार्ट सेल्स में जीन A एक्टिव है और जीन B जो है वो मान लीजिए कि लंग के सेल्स में एक्टिव है, लंग सेल्स में एक्टिव है या किसी और तरीके के सेल में एक्टिव है। कहने का मतलब ये हो गया कि अलग अलग जीन्स अलग अलग सेल्स में एक्टिव होते हैं जिसके कारण उन सेल्स का फंक्शन अलग अलग होता हुआ चला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स एंड इट्स रोल इन सेल फंक्शनैलिटी। अब यहाँ पे मैंने डीएनए माइक्रो एरे का एक पूरा ब्रॉड आपको ओवरव्यू बताया है कि आखिर इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है या इसका फंक्शन क्या है। डीएनए माइक्रो एरे से हमें ये समझ में आता है या हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन कैसे काम करता है। डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स कहने का मतलब ये है कि कुछ जीन्स जो हैं वो कुछ सेल्स के अंदर एक्सप्रेस हो रहे हैं, कुछ और जीन्स कुछ और सेल्स के अंदर एक्सप्रेस हो रहे हैं। या एक और एग्जांपल ले, कोई एक नॉर्मल इंडिविजुअल है और कोई एक डिजीज्ड इंडिविजुअल है, उन दोनों के बॉडी के अंदर भी जीन का एक्सप्रेशन डिफरेंशियल होगा या डिफरेंस होगा उसके अंदर। तो ये चीज़ कही जा रही है कि डीएनए माइक्रो एरे एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हमें डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन समझ में आता है। और तो और ये जो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन हो रहा है, यानी कि जो अलग अलग जीन्स अलग अलग सेल्स के अंदर एक्सप्रेस हो रहे हैं, इससे सेल्स की फंक्शनैलिटी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर जीन अगर किसी सेल के अंदर काम नहीं कर रहा है तो उससे सेल की जो
फंक्शनैलिटी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी सीखने को इस टेक्निक से मिलता है। तो ये सेल की फंक्शनैलिटी और डिफरेंशियल एक्सप्रेशन की बात यहाँ पे मैंने की। ऐसा नहीं है कि डीएनए माइक्रो एरे के इन्वेंट होने से पहले या डीएनए माइक्रो एरे को मार्केट में आने से पहले जीन्स के एक्सप्रेशन के बारे में हमें पता नहीं था या हम नहीं कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। डीएनए माइक्रो एरे के आने से पहले भी जीन के एक्सप्रेशन के बारे में बहुत कुछ पता था, लेकिन एक परेशानी थी। उस समय हम केवल कुछ एक जीन्स या एक जीन के एक्सप्रेशन को एक बार में पढ़ सकते थे या समझ सकते थे। अब एक बहुत बड़ी परेशानी है। क्यों? क्योंकि कई बार हमें मल्टीपल जीन्स के एक्सप्रेशन को स्टडी करना पड़ता है एट अ सिंगल गिवन टाइम। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक माइस के ऊपर काम कर रहा हूँ और इस माइस के अंदर की किसी कुछ प्रोटीन्स को मैं स्टडी कर रहा हूँ। अब ऑब्वियसली वो जो प्रोटीन्स हैं वो जीन्स से सिंथेसाइज हो रहे हैं, जीन्स की वजह से सिंथेसाइज हो रहे हैं। अब केवल एक जीन को स्टडी कर लेना मेरा पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, मुझे मल्टीपल जीन्स को एक साथ स्टडी करना पड़ेगा। अब ये जो प्रॉब्लम है ये पहले के समय में रिजॉल्व नहीं हो सकती थी, यानी कि डीएनए माइक्रो एरे इन्वेंट होने से पहले ये प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। डीएनए माइक्रो एरे इन्वेंट होने के बाद हम मल्टीपल जीन्स को एक साथ स्टडी कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा फायदा हमें डीएनए माइक्रो एरे के इन्वेंट होने के बाद मिला। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है थाउजेंड्स ऑफ जीन्स एट वन सिंगल मोमेंट हम स्टडी कर सकते हैं, एट अ गिवन टाइम हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये कहानी हो गई डीएनए माइक्रो एरे के एक बेसिक इंट्रोडक्शन की। तो आप जल्दी से इसकी इमेज ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आपने इसकी इमेज ले ली होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जरा बढ़ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक इमेज भी दिखाई हुई है, ये मुझे विकिपीडिया से मैंने इमेज ली है। और यहाँ पे डीएनए माइक्रो एरे के अलग अलग नाम जो प्रेवलेंट हैं, हो सकता है इनमें से किसी भी नाम से क्वेश्चन आपके पूछा जाए, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। देखिए डीएनए माइक्रो एरे को ही हम जीन चिप भी बोलते हैं, डीएनए चिप भी बोलते हैं, बायो एरे भी बोलते हैं और जीन एरे भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे अलग अलग नाम दिए हुए हैं। किसके ये नाम है? ये डीएनए माइक्रो एरे के ही नाम है। एक बार दोबारा देखिए, जीन चिप, डीएनए चिप, बायो एरे या जीन एरे। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जो डीएनए माइक्रो एरे होता है उसमें होती क्या चीजें हैं, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो एक सॉलिड सपोर्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एक स्ट्रक्चर सा नीचे दिख रहा है, दिस इज योर सॉलिड सपोर्ट। ये सॉलिड सपोर्ट है और इस सॉलिड सपोर्ट के ऊपर आइडेंटिफाइड जीन्स अटैच कर दिए जाते हैं और ये इनकी संख्या हजारों में होती है। तो ये एक सॉलिड सपोर्ट है। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर ये सॉलिड सपोर्ट किस चीज से बना हुआ होगा। तो सॉलिड सपोर्ट ग्लास से बना हो सकता है, सिलिकॉन चिप से बना हो सकता है, नाइलॉन मेम्ब्रेन से बना हो सकता है, किसी भी चीज से इसमें बना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके ऊपर जो है वो जीन्स, जो आइडेंटिफाइड जीन्स हैं, वो अटैच होंगे हजारों की संख्या में। आप देख सकते हैं ये जीन्स कुछ इस तरीके से अटैच्ड है। तो ये डीएनए माइक्रो एरे का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। हालांकि बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आइडिया आपको लगा होगा कि ये डीएनए माइक्रो एरे दिखता किस तरीके से, उसका स्ट्रक्चरल फीचर क्या है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब इसकी इमेज चाहें तो आप ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यस, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पर्पस क्या है डीएनए माइक्रो एरे का। हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिफरेंशियल एक्सप्रेशन और ये जो जीन्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी के बारे में हमें सेल के अंदर आइडिया लगता है डीएनए माइक्रो एरे से। लेकिन थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? यही डीएन जो जीन के एक्सप्रेशन है उनकी प्रोफाइल पूरी बनाना। अब जैसे कि मान लीजिए सेल ए है, सेल बी है, उसके अंदर कौन कौन से जीन्स कितना ज्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं या कितना कम एक्सप्रेस हो रहे हैं एज कंपेयर टू सेल बी, इस चीज का हम पता लगा सकते हैं। इसी को कहते हैं एक्सप्रेशन प्रोफाइल। इसके अलावा मॉनिटरिंग एक्सप्रेशन लेवल्स, किसी एक पर्टिकुलर समय में जीन कितना ज्यादा एक्टिव है या कितना कम एक्टिव है, इस चीज को भी हम पता लगा सकते हैं। ना केवल ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, बल्कि इस बात का भी पता लगाया जा सकता है कि किस लेवल पे एक्सप्रेस हो रहे हैं। हाई एक्सप्रेशन है, लो एक्सप्रेशन है, इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन है, इस चीज के बारे में भी जानकारी ली जा सकती है डीएनए माइक्रो अरे से। अब आ जाते हैं व्हाट इज एन अरे। बार बार हम लोग डीएनए माइक्रो एरे बोल रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आखिर ये एरे किसे बोल रहे हैं, है ना। तो अब डीएनए तो समझ में आ रहा है, माइक्रो एरे क्या चीज है इसको समझते हैं। तो माइक्रो एरे समझने से पहले ये बात तो पता हो कि ये एरे क्या चीज होती है। एरे पहले समझ लेते हैं। एरे का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ अ सैंपल। अगर एक सैंपल है उसका एक सीक्वेंस वाइज या एक ऑर्डर में अरेंजमेंट, इसी को हम एरे बोलते हैं।
ठीक, अभी अभी मैंने आपको एक अरेंजमेंट दिखाया था, अगर आपको ध्यान नहीं है तो यहाँ पे जरा देखते हैं, ये अरेंजमेंट है किस चीज का, जीन्स का, किसके ऊपर, सॉलिड सपोर्ट के ऊपर। इसी तरीके का अरेंजमेंट जो है जीन्स का, हम एरे कहते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पे सैंपल या जीन्स का अरेंजमेंट हो रहा है किसके ऊपर, सॉलिड सपोर्ट के ऊपर, इसीलिए हम इसको एरे बोल रहे हैं। अब माइक्रो एरे और मैक्रो एरे के बारे में कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो ये माइक्रो एरे क्या है और मैक्रो एरे क्या है। देखिए, दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं एरे को, एक हो गया मैक्रो एरे और एक हो गया माइक्रो एरे। बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है, मैक्रो मतलब हो गया बड़ा और माइक्रो मतलब हो गया छोटा। लेकिन क्या चीज बड़ी और क्या चीज छोटी है, इस चीज को समझने की जरूरत है। जब आप मैक्रो एरे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सैंपल स्पॉट साइज जो होता है वो 300 माइक्रोन या फिर लार्जर होता है। अभी सैंपल स्पॉट साइज समझ लेते हैं। जिस जगह पे सैंपल अटैच्ड है तो वो स्पॉट जो है उसका साइज कितना है, इसी को हम सैंपल स्पॉट साइज कह रहे हैं। यहाँ पे माइक्रो एरे के अंदर जो सैंपल स्पॉट साइज है वो 200 माइक्रोन के आसपास रहता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि माइक्रो एरे में जो स्पॉट साइज है वो छोटा है और मैक्रो एरे में जो स्पॉट साइज है वो बड़ा है। तो एक बार अगर आपको आइडिया नहीं लग पाया तो मैं दोबारा से बैक जाता हूं और यहाँ पे देखते हैं ये जो स्पॉट जहाँ पे ये अटैच्ड है, समझ पा रहे हैं, जो जहां पे अटैचमेंट है उसी को हम स्पॉट साइज बोल रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि कितना वो बड़ा या कितना छोटा है, उसी को हम उसी के बेसिस पे हम मैक्रो एरे और माइक्रो एरे डिफाइन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारे पर्पस के लिए हम माइक्रो एरे को ही समझ रहे हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि लेस देन 200 माइक्रोन जो है वो इस एरे का साइज होगा। ये बात क्लियर होगी। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसकी आप इमेज लेना चाहें तो जल्दी से ले सकते हैं। इस स्लाइड में हम लोगों ने एरे के बारे में डिस्कशन कर लिया कि ये एरे क्या होता है। अब एक पर्टिकुलर सॉलिड सपोर्ट के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ स्पॉट्स पाए जाते हैं। अब अगर मैं सोचिए कि ये एक सॉलिड सपोर्ट मैंने ले लिया, इस सॉलिड सपोर्ट के ऊपर 300 माइक्रोन के जो साइजेस जो मैंने बनाए हैं या जो स्पॉट साइज है वो बहुत हजारों की संख्या में देखने को मिल सकते हैं। अब एक बात और समझिए कि हर स्पॉट पे एक जीन अटैच्ड होगा, मिनिमम एक जीन अटैच्ड होगा। तो एक जीन अटैच होता है एक स्पॉट के ऊपर। इस तरीके से हजारों स्पॉट्स पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर जो आपका जो सॉलिड सपोर्ट है उसके ऊपर हजारों की संख्या में पाए जाते हैं आपके स्पॉट्स। यानी कि हजारों की संख्या में जीन्स को आप एनालाइज कर सकते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए माइक्रो एरे। दो तरीके के डीएनए माइक्रो एरे मेजरली नोन है। सबसे पहला तो है ग्लास डीएनए माइक्रो एरे और दूसरा है हाई डेंसिटी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड माइक्रो एरे। दोनों में क्या अंतर है इसको समझते हैं। ग्लास डीएनए माइक्रो एरे में क्या होता है, माइक्रो स्पॉटिंग ऑफ प्री फैब्रिकेटेड cDNA फ्रैगमेंट्स ऑन अ ग्लास स्लाइड। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे हम एक ग्लास स्लाइड लेते हैं। सपोज करिए कि ये मेरी ग्लास स्लाइड है, ठीक है, और इस ग्लास स्लाइड के ऊपर पहले से बने हुए cDNA फ्रैगमेंट्स। अब मान लीजिए कि ये पहले से सिंथेसाइज मेरे cDNA फ्रैगमेंट्स हैं। अभी ये cDNA कैसे बनाया गया उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन मान लीजिए कि ये पहले से सिंथेसाइज्ड cDNA फ्रैगमेंट्स हैं मेरे। इन cDNA फ्रैगमेंट्स को मैं स्पॉट कर देता हूं, स्पॉटिंग कर देता हूं इनकी, यानी कि इसको यहां पे लगा दिया, इसको यहां पे लगा दिया, इसको यहां पे लगा दिया, मतलब कुल मिलाकर के अटैचमेंट कर दिया। प्री फैब्रिकेटेड यानी कि पहले से बने हुए cDNA फ्रैगमेंट्स को उठाया और उसके बाद उनको ग्लास स्लाइड के ऊपर अटैच कर दिया। ये बन गया मेरा ग्लास डीएनए माइक्रो एरे। अब आप कहेंगे कि हाई डेंसिटी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड माइक्रो एरे क्या होता है? इसी को हम लोग चिप के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चिप। इसकी और डिटेल में भी बात करेंगे। इसकी इमेज लेनी चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है, जिसको हम चिप बोल रहे हैं, ये इन सीटू ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस यहां पे देखी जाती है। इन सीटू का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो चिप है उसी के ऊपर डायरेक्टली अपने जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं या जो डीएनए या जीन जिनको आप बोल रहे हैं उसकी सिंथेसिस डायरेक्टली उसी जो चिप है उसके ऊपर करवाई जाती है। प्री फैब्रिकेटेड नहीं है यहाँ पे cDNA, जैसे कि पिछले वाले ग्लास स्लाइड के अंदर हमने कहा था कि प्री फैब्रिकेटेड को ला करके अटैच किया जाता है। नहीं, यहाँ पर जो भी आपका चिप होगा उस चिप के ऊपर डायरेक्टली आप सिंथेसाइज ही कराएंगे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को। इसीलिए बोला जा रहा है इन सीटू, जहां पे है वहीं का वहीं सिंथेसिस भी करवानी है।
केमिकल सिंथेसिस यहाँ पे होती है ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स की डायरेक्टली ऑन द कोटेड क्वार्ट्ज सरफेस ऑफ द एरे। तो ये क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है, तो कोटेड ये रहता है, क्वार्ट्ज के सरफेस के ऊपर डायरेक्टली सिंथेसिस करवाई जाती है केमिकल मेथड्स के थ्रू, केमिकल सिंथेसिस ऑफ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे वेरी हाई स्पॉट डेंसिटी देखने को मिलती है, यानी कि बहुत छोटे छोटे से एरिया के अंदर बहुत सारे आपको स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो जीन्स को आप एक बार में एनालाइज कर पाएंगे उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होगी। तो ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये आप इसको इमेज लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। अब यहाँ पे वर्किंग के बारे में बात करनी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो वर्किंग ही है। तो वर्किंग में सबसे पहले वर्किंग के अंदर हमें ये समझना चाहिए कि एक डीएनए प्रोब की जरूरत पड़ती है। प्रोब का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल सेंस में प्रोब का मतलब है जानने वाला, या जिसकी मदद से हम कोई चीज जानते हैं। कहते हैं ना प्रोबिंग करना। प्रोबिंग करने का मतलब हो गया पहचानना या जानना। तो यहां पर भी हमें एक डीएनए प्रोब की जरूरत पड़ेगी। आप के किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब आप डीएनए माइक्रो एरे, कोई भी टाइप का डीएनए माइक्रो एरे आप रन कर रहे होगे, तो वहां पे आपको एक प्रोब की जरूरत पड़ेगी। प्रोब क्या कर रहा होगा? हमें कुछ बताएगा, हमें कुछ इंफॉर्मेशन देगा। तो डीएनए प्रोब किस तरीके के हो सकते हैं? कैन बी सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, यानी कि आपने उनकी सिंथेसिस करवाई हुई होगी पहले से, या फिर शॉर्ट डीएनए मॉलिक्यूल हो सकते हैं। एग्जाम्पल cDNA और PCR प्रोडक्ट ये भी हो सकते हैं। तो ये वर्किंग हो गई बेसिकली। तो या तो मतलब प्रोब के बारे में हो गया, तो शॉर्ट डीएनए मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इसको हम cDNA के फॉर्म में, या PCR प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड हो सकता है। इनमें से कुछ भी प्रोब की तरीके से काम करेगा। अब प्रोब कैसे काम करता है, क्या होता है, वो सब अभी आगे देखेंगे। स्टेप्स क्या क्या है? कुल मिलाकर के 4 स्टेप हैं। अभी आपको चारों के चारों स्टेप समझ में आएंगे। सबसे पहले हमने सैंपल प्रिपरेशन किया और उसकी लेबलिंग करी। सैंपल को प्रिपेयर किया, उसको लेबल किया। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन किया, इसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा वॉशिंग करी, और चौथा इमेज एक्विजिशन किया। ठीक है, अब जल्दी से पहले इसको समझ लेते हैं, इस डायग्राम को। अब सपोज करिए कि ये मेरा क्या है, ये मेरा सॉलिड सपोर्ट है। दिस इज माय सॉलिड सपोर्ट। अभी मैं पीछे डायग्राम में भी आपको सॉलिड सपोर्ट के बारे में बताया था। अब इस सॉलिड सपोर्ट के ऊपर ये जो ब्लैक कलर के जो बनाए हुए मैंने जो जीन्स बनाए हुए, जीन्स कह सकते हैं इसको, या ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, जो मैंने पहले से ही इसके ऊपर अटैच कर रखे हैं, ये मार्केट में मिलते हैं पहले से ही अटैच। तो ये जो आप चाहे इसको चिप बोल लीजिए, चाहे आप इसको ग्लास स्लाइड बोल लीजिए, इसके ऊपर पहले से ही केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स या आप जीन्स कह लीजिए, ये पहले से ही मौजूद हैं। अब ये इसीलिए इसको प्रोब बोलते हैं। ये हमको बताएगा कि आखिर किसी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है और कौन सा जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। अब ये क्या है? ये टारगेट्स हैं। जो मैंने ग्रीन कलर का डीएनए बनाया या ये मैंने रेड कलर का डीएनए बनाया, ये टारगेट्स है मेरे। ये टारगेट्स बता रहे हैं मुझे कि कौन से सेल के अंदर कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है। अगर आपको बात अभी नहीं समझ में आई तो परेशान मत होइए, अभी एक आगे डायग्राम आएगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा सब कुछ। अच्छा, ये जो यहाँ पे बाइंडिंग हो रही है, प्रोब और जो टारगेट की जो बाइंडिंग है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। प्रोब और टारगेट की बाइंडिंग बेस पेयरिंग के थ्रू होती है। अब आपको पता ही है कि प्यूरिन और पिरिमिडीन आपस में बेस पेयर करते हैं। तो एडेनिन और थाइमिन की पेयरिंग होती है, गुआनिन और साइटोसिन की पेयरिंग होती है। अगर आप आरएनए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे तो ए और यू के बीच में और जी और सी के बीच में पेयरिंग होती है। तो कहने का मतलब प्रोब में अगर ए है तो वो टारगेट के टी से बाइंड कर रहा होगा, या प्रोब में जी है तो टारगेट के सी से बाइंड कर रहा होगा, एंड वाइस वर्सा। इस तरीके की यहाँ पे बाइंडिंग है। तो प्रोब और टारगेट के बीच में यहाँ पे इंटरैक्शन देखने को मिलता है। इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन का नाम दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो आप इसका चाहे तो आप इमेज ले सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, अब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली इसी के थ्रू हम सारी चीजें एक ही बार में समझने वाले हैं। अब सपोज करिए मैं आपको यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ विद दिस डायग्राम। एक चीज समझिए कि मान लीजिए एक इंडिविजुअल है जो कि हेल्दी इंडिविजुअल है, और दूसरा इंडिविजुअल देखिए ये डिजीज्ड इंडिविजुअल है। मान लीजिए इसको किसी तरीके की बीमारी है, कोई डिजीज्ड इंडिविजुअल। ठीक, अब इस इंडिविजुअल से कुछ सेल्स को आइसोलेट किया गया और इस इंडिविजुअल से भी सेल्स को आइसोलेट किया गया। अब इन सेल्स से हमने मैसेंजर आरएनए का एक्सट्रैक्शन कर लिया। अब मैसेंजर आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में उधर नहीं जा रहे हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो हमने यहाँ से भी मैसेंजर आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहाँ से भी मैसेंजर आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जाहिर सी बात है मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का सहारा लिया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है जी, अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा नहीं है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का तो आप जाकर के देख सकते हैं। आरडीटी के लेक्चर में मैंने सारे के सारे एंजाइम्स के बारे में बता रखा है जो आरडीटी में यूज होते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या काम होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मैसेंजर आरएनए से आपका cDNA बना देगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके के जो इंट्रॉन्स होंगे वो नहीं पाए जा रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स पाए जा रहे होंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कोडिंग रीजन पाया जा रहा होगा। ये इसको cDNA बोल रहे हो, मैसेंजर आरएनए से बनता है ये। तो ये बात आपको पता होगी, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए हमने क्या किया, यहाँ से cDNA बनाया, और तो और cDNA को बनाने के बाद हमने उसको फ्लोरोसेंटली लेबल कर दिया। फ्लोरोसेंटली लेबल करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर तरीके के डाइज आते हैं जो फ्लोरोसेंटली लेबल कर देते हैं किसी भी चीज को। तो इस वाले डीएनए को, यानी कि कंट्रोल सैंपल वाले डीएनए को मैंने ग्रीन कलर से लेबल किया, और जो एक्सपेरिमेंटल सैंपल है उसको मैंने रेड कलर से लेबल करवा दिया। तो है दोनों ही cDNA, ये वाला ग्रीन कलर से लेबल हो गया, ये वाला रेड कलर से लेबल हो गया। ये बात बताना फिर से जरूरी है कि इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के अंदर अलग अलग जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो डिजीज्ड इंडिविजुअल से आया है, एक्सपेरिमेंटल सैंपल से आया है, डिजीज वाली कंडीशन से आया है, और ये वाला जो है ये नॉर्मल से आया हुआ है, यानी कि ये जो कंट्रोल सैंपल है उससे लिया गया है हमने। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कंबाइन इक्वल अमाउंट्स एंड हाइब्रिडाइज। अब ये जो था ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये आपका सॉलिड सपोर्ट है। ये सॉलिड सपोर्ट में ये स्पॉट्स हैं, इन स्पॉट्स के ऊपर आपके ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, या सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो भी आपने यहाँ पे अटैच करवाया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ जगहों पे रेड वाला डीएनए बाइंड कर रहा है और कुछ जगहों पे ग्रीन वाला डीएनए बाइंड कर रहा है। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि जो भी ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लगाया गया था वो किसी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर ही एक्सप्रेस हो रहा था। यानी कि हो सकता है ये, अगर हम इसको एक नंबर दे दें, इसको नंबर 1 कहें, इसको नंबर 2 कहें, इसको नंबर 3 कहें, तो हम कह सकते हैं नंबर 1 वाला जो जीन है वो किसमें एक्सप्रेस हो रहा है, डिजीज वाली कंडीशन में। नंबर 2 वाला किसमें हो रहा है, डिजीज वाली कंडीशन में। नंबर 3 वाला किसमें हो रहा है, कंट्रोल सैंपल में। इसी तरीके से आप ये सब में देख सकते हैं। कुछ ऐसे जीन्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे ये देख लीजिए, 4th इसको देखिए, और ये 5th देखिए। 5th वाले में देखिए यहाँ पे कहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड या जीन ही मौजूद है, यानी कि ये किसी भी सैंपल के अंदर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। ठीक, अब जब इसको हम कंप्यूटर की मदद से देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का एक पूरा पिक्चर सामने आता है। अब आप इसमें देख सकते हैं कुछ जगह रेड कलर दिख रहा है, कुछ जगह ग्रीन कलर दिख रहा है, कुछ जगह येलो दिख रहा है, कुछ जगह ब्लैक दिख रहा है। इसका क्या मतलब है, पहले आप इस स्लाइड को जल्दी से देख लीजिए और इस स्लाइड को समझ लीजिए। यहाँ पे याद रखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है किसमें किसमें, प्रोब और टारगेट में, क्योंकि आपने इसको भी और इसको भी और इसमें पूरे में आपने हाइब्रिडाइज करने के लिए छोड़ दिया था। इक्वल अमाउंट का ये लिया था, ये लिया था, और इसको चिप के ऊपर हाइब्रिडाइज करने के लिए छोड़ दिया था। अब जाहिर सी बात है कि जो भी ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जिस सैंपल के अंदर एक्सप्रेस हो रहा होगा वो वाला जाकर के हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू वहां पे बाइंड कर लेगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से। वही चीज यहाँ पे दिख रही है। स्कैन होने के बाद ये कुछ इस तरीके का नजर आता है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये मान लीजिए अगर इस तरीके का है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिखाए। जीन नंबर 1 या स्पॉट नंबर 1 पे हमें ब्लैक कलर नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ब्लैक कलर अगर दिख रहा है तो नो एक्सप्रेशन, यानी कि इस वाले स्पॉट पे ना तो ये स्पॉट आपके एक्सपेरिमेंटल में एक्सप्रेस हो रहा है, ना फिर ये स्पॉट आपके कंट्रोल में एक्सप्रेस हो रहा है। नेक्स्ट आइए सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर वाला क्योंकि रेड कलर यहाँ पे शो हो रहा था तो ऑब्वियसली ये एक्सपेरिमेंटल सैंपल में एक्सप्रेस हो रहा है, क्योंकि मैंने रेड जो है एक्सपेरिमेंटल लिया था। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, रेड वाला हमने एक्सपेरिमेंटल लिया था तो ऑब्वियसली ये एक्सपेरिमेंटल में एक्सप्रेस हो रहा है। ग्रीन वाला अगर देखें तीसरे नंबर वाला तो कंट्रोल सैंपल है, ये कंट्रोल में एक्सप्रेस हो रहा है। फोर्थ वाला अगेन एक्सपेरिमेंटल में हो रहा है। फिफ्थ वाला जरा देखिए, इंटरेस्टिंग है। फिफ्थ वाला मुझे येलो कलर दे रहा है। तो आप येलो कलर कब देखेंगे, जब ग्रीन और रेड दोनों ही उस जगह पे पाए जा रहे होंगे तो आपको येलो कलर नजर आने लगेगा। तो ये येलो कलर दिखा रहा है। ठीक है,
तो ये हो गया माइक्रो एरे का। तो यानी कि आप हर एक स्पॉट पे जो भी जीन है वो किस सैंपल में एक्सप्रेस हो रहा है इसका पता आप बिल्कुल प्रिसाइसली लगा सकते हैं। अच्छा, यहां पे हमें एक चीज और पता लग सकती है, एक्टिव जीन कुछ जगहों पे हो सकता है, कुछ स्पॉट्स पे फ्लोरोसेंस बहुत ज्यादा दिख रही हो और कुछ स्पॉट्स पे फ्लोरोसेंस कम दिख रही हो। इससे क्या पता चलेगा? अगर बहुत ज्यादा फ्लोरोसेंस दिख रही है इसका मतलब कि उस जगह पे जीन का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा होगा तभी मैसेंजर आरएनए ज्यादा होंगे, और अगर मैसेंजर आरएनए बहुत ज्यादा होंगे तो वो मैसेंजर आरएनए जाकर के प्रोब से ज्यादा बाइंड करेंगे, और अगर प्रोब से ज्यादा बाइंड कर रहे होंगे तो फ्लोरोसेंस ज्यादा निकल रहा होगा। बात समझ में आ गई? तो एक्टिव जीन मेनी मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स जाकर के प्रोब से बाइंड कर रहे हैं तो ब्राइट फ्लोरोसेंस दिख रही है। लेस एक्टिव है तो अगर जीन लेस एक्टिव है तो लेस मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रोब से बाइंड करेंगे और डिम फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये कॉन्सेप्ट हो गया एक्सप्रेशन से रिलेटेड। तो इसकी इमेज लेनी चाहें तो आप ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस की बात करते हैं। बहुत ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं आपके जो इस माइक्रो एरे के। सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिंग सेल्यूलर स्टेट्स एंड प्रोसेसेस। तो इन्वेस्टिंग सेल्यूलर स्टेट्स एंड प्रोसेसेस का मतलब क्या हो गया? तो सेल कौन सी स्टेट में है। अब जैसे कि मान लीजिए कि सेल जो है वो स्पोरुलेशन करवा रहा है, स्पोर्स की सिंथेसिस हो रही है वहां पे, तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के जीन्स वहां पे एक्टिव होंगे। या मान लीजिए जो सेल है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करा रहा है तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के जीन्स वहां पे एक्सप्रेस हो रहे होंगे। या सेल जो है किसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट की सिंथेसिस करा रहा है तो उस तरीके के जीन्स वहां पे एक्सप्रेस होंगे। तो कौन सा सेल्यूलर स्टेट है, कौन सा प्रोसेस वहां पे चल रहा है, ये पता चल सकता है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल के बीच में आप एक एक्सप्रेशन प्रोफाइल फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे बता सकते हैं कि कौन सा जीन इन्वॉल्व है यहाँ पे और किस टाइप की डिजीज यहाँ पे कॉज हो रही है, इसके बारे में पता चल सकता है। अब नेक्स्ट, ड्रग सिलेक्शन। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई जो हर इंडिविजुअल की बॉडी किसी एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। अब जैसे कि मान लीजिए किसी एक इंडिविजुअल ने कोई एक ड्रग कंज्यूम की और उसकी बॉडी के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का रिस्पॉन्स हुआ उस ड्रग ए के अगेंस्ट। एक इंडिविजुअल है बी जिसकी बॉडी ने अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। इन दोनों रिस्पॉन्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या ऑन द बेसिस ऑफ द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड, उसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से इंडिविजुअल ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। इससे ये पता चल सकता है कि किसी एक इंडिविजुअल के अंदर कौन सी ड्रग आप दे सकते हो किसी डिजीज को सॉर्ट आउट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। तो ड्रग सिलेक्शन हो गया। स्पेशलाइज्ड डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज, ऑब्वियसली जैसे कि एक डिजीज प्रोफाइल को और एक कंट्रोल प्रोफाइल को आप कंपेयर कर लीजिए और पता चल जाएगा कि यस डिजीज जो है किस तरीके की डिजीज है। नेक्स्ट, पैथोजन रेजिस्टेंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अब सपोज कर सकते हैं कि मान लीजिए एक एंटीबायोटिक आपने दी किसी एक बैक्टीरिया को और वो बैक्टीरिया नहीं मरा, दूसरा बैक्टीरिया मर गया सेम स्पीशीज का, तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट है एज कंपेयर टू दिस वन। अब ऑब्वियस सी बात है कि कौन से जीन्स ऐसे हैं जो इस वाले बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट करवा रहे हैं, इस चीज को भी स्टडी कर सकते हैं। इसकी वजह से अगर हम ये कर पाए तो हमें आगे चल करके और पोटेंट एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद मिलेगी। ठीक, तो ये कुछ चीजें होंगी, एप्लीकेशंस होंगे, बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस हैं, एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं इसके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक इमेज ले लीजिए और फिर हम लोग PYQs को थोड़ा सा करते हैं। ठीक, चलिए तो डीएनए माइक्रो एरे के PYQs हैं, जल्दी से देखना शुरू कर। सबसे पहले CSIR नेट लाइफ साइंस 2017 का पेपर है। Which of the following technique is most suitable for comparing gene expression level between cancerous and non-cancerous tissue sample? तो ऑब्वियसली बात है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई डिजीज कंडीशन है और एक नॉर्मल कंडीशन है तो उसके बीच में आप डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन करने के लिए डीएनए माइक्रो एरे बहुत बढ़िया टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पे इस टेक्निक में आप थाउजेंड्स ऑफ जीन्स को एक साथ एनालाइज कर सकते हो। तो पहला आंसर हो गया डीएनए माइक्रो एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गेट 2016 का क्वेश्चन है। इन अ 2 color micro array experiment, cDNA from a healthy cell and diseased cell are labeled with Psi3 green and Psi5 red dyes respectively. A particular gene spot shows yellow fluorescence. What does this indicate?
तो ये बात तो हम लोगों ने अभी भी डील भी की थी, पढ़ा भी था, समझा भी था कि येलो अगर दिख रहा है तो इसका मतलब हो गया जीन इज इक्वली एक्सप्रेस्ड इन बोथ, दोनों में ही जीन का एक्सप्रेशन हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। डीबीटी में आया हुआ क्वेश्चन इन डीएनए माइक्रोएरे एक्सपेरिमेंट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेप इज इंपॉर्टेंट फॉर। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, आपने जाना ही है कि प्रोब से टारगेट का अटैचमेंट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंथेसाइजिंग cDNA फ्रॉम आरएनए, ऐसे बात तो कोई नहीं थी। बाइंडिंग द टारगेट डीएनए टू द माइक्रोएरे चिप, हाँ सॉरी यही बात सही है। तो माइक्रोएरे चिप के ऊपर क्या था, माइक्रोएरे चिप अगर आप ये देखें तो माइक्रोएरे चिप के ऊपर प्रोब लगे हुए थे, इन प्रोब से आकर के टारगेट बाइंड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी करेक्ट ऑप्शन हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। Which of the following is not a feature of DNA microarray technology? कौन सा इसमें से फीचर नहीं है? हाई थ्रूपुट एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन, हाई थ्रूपुट मतलब एक साथ बहुत सारे जीन्स की एनालिसिस कर सकते हैं। यूज ऑफ रेडियो एक्टिवली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, नहीं, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता है, फ्लोरोसेंटली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स का इस्तेमाल होता है माइक्रोएरे में। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो गया बी, तो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट आइए, गेट DNA microarrays can be used to detect post-translational modification, messenger RNA levels in a sample, protein-protein interaction, lipid composition। messenger RNA के levels को समझने के लिए होता है। Obviously अगर ज़्यादा messenger RNA प्रोड्यूस हो रहा है तो मुझे ज़्यादा फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगी, कम messenger RNA प्रोड्यूस हो रहा है तो कम फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगी। तो इससे पता चलता है कि एक्टिव है कि उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है कोई पर्टिकुलर जीन। तो इसी के साथ हम एंड पे आते हैं डीएनए माइक्रोएरे के PYQs के। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप आगे कौन से लेक्चर्स या टॉपिक्स को सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।